इसमें सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं और जो थ्योरी बीच में आएगी क्वेश्चंस में तो उनको भी बताते चलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या प्रतिदर्श समष्टि निकालना है, जो पहला चैप्टर है आपका 16.1। तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कि कोई परीक्षण हमने किया कि कोई भी किसी भी चीज़ का परीक्षण हो, परीक्षण के सभी संभव परिणाम, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके सभी संभव जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम होंगे, उन्हीं की संख्या कहलाती है प्रतिदर्श समष्टि। इसको हम सैंपल स्पेस और एस से व्यक्त करते हैं और अगर हम एन लिख देंगे यहाँ तो इसका मतलब होगा प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। जैसे मान लीजिए हमने कोई सिक्का फेंका तो सिक्के में दो चीज़ें अपीयर होती हैं, हेड होगा या टेल होगा, तो यहाँ एन एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर इन्हें शो करना हो सैंपल स्पेस को तो हम इस तरह सेट में इन्हें दिखा भी सकते हैं कि हेड और टेल। और संख्या की बात होगी तो संख्या आपकी यहाँ 2 रहेगी। तो सैंपल स्पेस का मतलब हुआ कि जिस भी परीक्षण की बात हो रही है उसके सभी संभव परिणामों की संख्या। ये आप सेट थ्योरी में इसको आप मान के चल सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट होता था उसी तरह है ये। तो प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, इवेंट ऑफ, कोई इवेंट ई है घटना, और किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, और ये इक्वल टू होती है एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई का मतलब है कि जो फेवरेबल केसेस हैं, अनुकूल स्थितियाँ जिसकी बात हो रही है उनकी संख्या, और ये होती है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो आपको क्वेश्चन में यही सोचना होगा कि अनुकूल केस क्या हैं और कुल घटनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नोटेशन भी बता देते हैं। जैसे पी ए है तो इसको पढ़ा जाएगा घटना ए के घटने की प्रायिकता, पी लगा होगा आगे। और अगर पी ए बार लिखा है ये तो इसका मतलब है घटना ना घटने की प्रायिकता। एक में से घटा देंगे तो ना घटने की आ जाएगी, और इनमें हमेशा ये रिलेशन होगा पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1 होगा। इन जनरल किसी भी घटना के लिए ये होगा। और हमें कभी भी किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है, यानी प्रोबेबिलिटी का प्रत्येक आंसर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और जो सर्टेन घटना होगी जिसको अवश्य घटित होना है उसकी प्रायिकता 1 होगी, और जो एकदम अनसर्टेन होगी जिसको कभी घटित नहीं होना है उसकी प्रायिकता 0 होगी। अदरवाइज 0-1 के बीच में ही हमें आंसर मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें पहले क्वेश्चन में प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल केस 8 आएंगे। तो एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो हमें जो सैंपल स्पेस बनाना है वो तीनों सिक्कों के लिए बनाना है। तो ये 8 केस बनेंगे कि तीनों में एच हो, 2 में एच हो, 1 में टी हो, इस तरह ये दिखाया गया है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला है, या हम यहाँ ये कहते कि 3 सिक्कों को 1 बार उछाला तो अभी सैंपल स्पेस यही बनती। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है। यही 5 के लिए भी होगा। तो मैं इसको नोट करके आपको लिख देता हूँ कि एक सिक्का n बार फेंकें या n सिक्कों को 1 बार फेंकें, या n सिक्कों को 1 बार फेंकें। दोनों दशाओं में जो कुल केस बनेंगे सैंपल स्पेस में वो होंगे 2 की पावर n, और उसी तरह 5 के लिए हो जाएगा आपका 6 की पावर n। अगर 2 सिक्कों को फेंक रहे हैं या एक सिक्के को 2 बार फेंक रहे हैं तो 4 आएंगे, फिर 8 आएंगे, इस तरह ये बदलता जाएगा, और 16 आएंगे। ठीक है, n इक्वल टू 1 2 3 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें हमेशा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखो। एक पासा 2 बार फेंका गया। अगर हम एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो देखिए हमें एक बार में रीड करना है 2 चीज़ों को, तो ये 36 केस बनते हैं। 1 1 1 2 1 3 इस तरह 1 6 तक। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 6, फिर 3 1 3 2 3 6 आखिरी होगा। 36 केस आते हैं, और आखिरी होगा 6 1 6 2 और 6 6। ये टोटल बनते हैं आपके 36 केस। तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये यहाँ पे 36 तो नहीं दिखाए हैं, कुछ इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं। एक सिक्का 4 बार उछाला जा रहा है तो इसमें टोटल केस बनेंगे 2 घात 4 यानी 16। तो इनको लिखने में आप ये करेंगे कि जब हमें 16 केस लिखने हैं तीसरे में सैंपल स्पेस एस में, तो पहले आप
2 के 4 केस लिख लीजिए। देखिए HH TT HT TH, ये 2 वाला केस है जिसमें 4 आती हैं। तो अब हम इससे पहले 8 बनाएंगे, तो इसमें हम एक एक बार पहले लगा देंगे। इसको 2 बार लिख लेते हैं, HH TT HT TH। एक बार सबके आगे हम H लगा देंगे ये, और एक बार सबके आगे T लगा देंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है ये। इसके बाद अब ये हो गए आपके 8। अब हम एक बार सबके आगे H लगा देंगे और एक बार सबके आगे T लगा देंगे। तो देखिए ये H लगाया और सबके आगे T लगाया, तो इस तरह ये आपके 16 केस बनेंगे। ठीक है, इसमें हमें 2 बार लिखना होगा इनको अलग अलग। मैंने यहाँ पे आधे ही दिखाए हैं और इस तरह फिर आप लिख सकते हैं। देखिए मैं अगले पेज में इसको पूरा कर देता हूँ। देखिए 2 होते हैं आपके HH TH HT। इसको अगर मैं 2 बार लिखूँ HH TH HT, वही लिखा है। एक बार H लगाया सब में, ठीक है, और इसमें T लगाया सब में, तो ये हुए आपके 8। ये आपके 4 और 4 8 हुए। अब हम इन 8 को भी 2 बार लिखेंगे और एक बार सबके आगे T लगाएंगे, एक बार सबके आगे, यानी मैं इनको 2 बार लिखूं तो H H H H T H और H H T H T T, और ये पूरा लिखना होगा हमें यहाँ पे। तो T H H, यानी इनमें हम एक बार, इनको हम 2 बार लिखेंगे। इन पूरों को, ये कितने हैं 8 हैं, इनको 2 बार लिखेंगे। तो एक बार सबके आगे H लगाएंगे, एक बार सबके आगे T लगाएंगे, तो ये 8 हैं। इसको 2 बार लिखेंगे तो 16 वैसे भी हो जाएंगे। और 2 बार लिखने के बाद आधे 8 में आप लगा देंगे H और आधे 8 में आप लगा देंगे T आगे, तो 16 केस इस तरह बनेंगे ये जो दिखाए गए हैं। और इसी आधार पर आप बनाएंगे तो आपके जल्दी हो जाएंगे। यानी ये जो 8 लिखे हैं, इन्हीं 8 को आप पहले 2 बार लिख लेंगे। एक बार यही हो गया, एक बार और लिख लेंगे इसे, यही चीज़। और फिर एक बार सबके आगे H लगा देंगे 8 में, और एक बार यहाँ सबके आगे 8 में T लगा देंगे, तो 16 हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिनिधित्व समष्टि। एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। तो देखिए सिक्का उछालेंगे तो H आ सकता है हेड, और हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, तो ये 6 केस हुए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्का फेंका और टैल आया, तो टैल के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि 2 घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे, सिक्का और पासा। हमें दोनों को एक बार में ऑब्जर्व करना है, तो इतने केस ही बन सकते हैं आपके 12। 6 और ये हैं, 6 ये हैं। निम्नलिखित प्रश्न में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिनिधित्व समष्टि। एक सिक्का उछाला गया केवल उस दिशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक पासा फेंका जाता है। तो अगर हेड आता है तो पासा फेंक रहे हैं, और टेल आ रहा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्का पासा है, लेकिन कंडीशन ये है कि पासा तभी फेंकना है जब आपका हेड आएगा। तो पहले तो हम यहाँ सैंपल स्पेस केस लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने फेंका सिक्का और टेल आया, तो टेल आ रहा है तो रुक जाना है आपको। ठीक, फिर अब हेड आएगा तो हमें पासा फेंकना है। तो हेड आया मान लीजिए और पासा फेंकना है, तो पासा फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और ये 6, इतना आ सकता है। तो टोटल यहाँ NS की संख्या होगी 7 केस बनेंगे। तो बस यही ध्यान देना है कि जो जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सारी पॉसिबिलिटी आपको काउंट करनी है। उसी हिसाब से सैंपल स्पेस के अवयव बनेंगे। तो यहाँ पे 7 अवयव आएंगे, एक ये टेल में अकेला भर होगा, यहाँ 2 होंगे, ये इस तरह ये 7 केस बनेंगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का सैंपल स्पेस लिखिए। तो 2 कमरे हैं, X कमरे में 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो 2 बॉयज़ को X कमरों में मान लेता हूँ मैं B1 और B2, और इसी में आपकी 2 गर्ल्स हैं, तो इन्हें मैं मान लेता हूँ G1 G2। और एक कमरा है Y, इसमें एक बॉयज़ है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ B3। ठीक है, एक बॉयज़ है तो ये B3 हो गया, और गर्ल्स हैं इसमें 3, तो G1 G2 आ चुका है, तो G3 G4 G5 ये गर्ल्स हैं। ठीक है, 2 कमरों में ये तरह की संख्या है, ये हमें गिवन है। अब क्या कहा जा रहा है कि पहले एक कमरा चुना जाता है, फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो देखिए क्या क्या हो, कमरा हमने चुना, तो मान लीजिए हमने X कमरा चुना पहले,
सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। एक्स चुना तो एक्स के साथ साथ अब कमरा चुनने के बाद B1 B2 G1 G2 में से कुछ भी आ सकता है, तो एक्स B1 एक्स B2 एक्स G1 एक्स G2, ठीक है। एक्स B1 एक्स B2 और एक्स G1 और एक्स G2, दो गर्ल्स हैं, ये वाला G2 वाला इधर छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप लिखेंगे। और फिर इसके बाद अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कमरा चुना, कमरा Y आया हो, तो Y के साथ YB3 YG3 YG4 YG5, तो टोटल केस आपके बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 ये हुए, ठीक है, और 5 6 7 इसके साथ और 8, ठीक है। इधर बनेंगे 1 2 3 4 ये बनेंगे और 1 2 3 4 ये बनेंगे, तो 4 और 4 टोटल 8 केस आएंगे। यहाँ पे 7 लिखे हैं, यहाँ पे एक छूट गया है इनका XG2, तो XG2 में इधर लिख देता हूँ, ये छूटा है XG2, तो टोटल 8 केस आएंगे। अब 7वें में आते हैं। 7वें में कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में निर्दिष्ट प्रतिशत समष्टि लिखिए। एक पासा लाल रंग का है, तो एक पासा रेड है, और एक पासा है आपका वाइट, और एक पासा है आपका नीले रंग का, तो इसको ब्लू मान लेते हैं, ठीक है। एक थैली में रखें। एक पासा या दिशा चुना जाता है और उसे फेंका गया। पासे का रंग और उसके ऊपर आई संख्या की सैंपल स्पेस हमें लिखनी है कि कौन सी संख्या आई है और कौन सा पासा आपने उठाया है, ठीक है। तो 3 पासे हैं आपके पास, एक लाल रंग का है और ये है, और इनमें प्रत्येक में क्या है, नीले रंग का थैले में है, और इनमें 1 से 6 तक चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक पासा चुना, ठीक, एक पासा चुना जाता है तो रेड आया, तो रेड के बाद अब आपको क्या करना है, फिर इसको फेंकना है, तो रेड 1 और रेड आया, तो उसके बाद आपने पासा फेंका, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, तो ये 6 केस बनेंगे। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि वाइट पासा आया हो, तो वाइट के बाद भी 1 2 3 4 5 एंड 6, वाइट 6। अब तीसरा है ब्लू, तो B1 B2 B3 B4 B5 और B6, तो ये आपके टोटल 18 केस बनेंगे, ठीक है। ये 18 केस होंगे, ठीक है। अब अगला है, एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। आपको 2 बच्चों की फैमिली की बात हमें करनी है, ठीक है, और 2 चिल्ड्रन है फैमिली में, ठीक। तो कोई फैमिली है, फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन में आपको एक गर्ल्स लेना है और एक बॉयज़ लेना है। इन मतलब गर्ल्स बॉयज़ कुछ भी हो सकती हैं, हमें 2 बच्चों के परिवार को ही काउंट करने जाना है। ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ का हो रहा है, तो पहला पार्ट, यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो चलिए, आपने मान लीजिए किसी परिवार में आप गए और चुना कि चलिए 2 बच्चे किसी ने बताए कि हमारे 2 बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहला बच्चा बॉयस हो और दूसरा भी बॉयस हो। अगला केस बनेगा पहला बच्चा बॉयस हो और दूसरा गर्ल्स हो। फिर हो सकता है कि पहला बच्चा गर्ल्स हो और दूसरा भी गर्ल्स हो, और गर्ल्स हो फिर बॉयज़ हो, तो ये टोटल केस बनेंगे आपके 4। हमें 2 बच्चों को ऑब्जर्व करना है, पहला और दूसरा, छोटे बड़े होंगे वो, तो पहला दूसरा इन्हें हम अलग अलग करेंगे, तो ये 4 केस बनेंगे, ठीक है। और दूसरे पार्ट में है कि यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है, तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी। यानी हमें ये देखना है कि लड़कियों की संख्या क्या है फैमिली में, ठीक, सिर्फ गर्ल्स को गिनना है, गर्ल्स की संख्या है, तो आपको ऑब्जर्व करना है फैमिली में, और 2 से ज़्यादा बच्चों की फैमिली हमें लेना नहीं है, क्योंकि 2 बच्चों के लिए ही काउंट करना है। तो इसमें जो केस बनेंगे सैंपल स्पेस में, वो ये होगा कि मान लीजिए किसी फैमिली में आप गए, उसमें एक भी गर्ल्स नहीं है, या एक गर्ल्स है, या दोनों गर्ल्स हैं, तो इतने 3 केस आपके बनेंगे। यहाँ 0 1 2 इनकी संख्या 3 होगी, और ये सैंपल स्पेस होगा, इसमें संख्या 4 होगी NS की वैल्यू, और सैंपल स्पेस ये होगा। अब 8th में आते हैं।
8th में है एक डिब्बे में एक लाल तीन एक जैसी 3 सफ़ेद गेंदें रखी गई हैं, ठीक है। एक लाल है तो एक रेड को मैंने R1 मान लिया, और एक जैसी 3 सफ़ेद गेंदें, तो W1 W2 W3 ये तीनों एक सी हैं, ठीक है। 2 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए यह दिशा निकाली जाती हैं। मतलब उत्तरोत्तर का मतलब है एक गेंद उठाई उसके बाद दूसरी गेंद उठाई, तो इसका हमें प्रतिदिश समष्टि लिखना है, यानी हमें एक गेंद के बाद दूसरी गेंद तत्काल चुनना है, ठीक है। और इसमें 3 सफ़ेद हैं एक सी और एक लाल है, ठीक है। तो इसकी प्रतिदिश समष्टि हमें लिखना है। उत्तरोत्तर का मतलब है हमें वापस नहीं करना है, ठीक है, और 2 गेंदों को हमें चुनना है। तो क्या क्या केस हो सकता है, W1 W2 W3 का है या सिर्फ उसे 3 बार W है ये कह सकते हैं। तो आपने पहली गेंद ली, देखिए वाइट एक सी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप W1 W2 ना मान के ऐसा करते हैं, एक रेड हो गई और 3 हैं आपके पास, ये इनमें W है, ऐसे टोटल 4 गेंदें हैं। तो आपको 2 गेंदें चुन के जितने केस आ सकते हैं वो बनाने हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी टोटल कलर आपके पास 2 ही हैं और 2 गेंदें चुननी हैं बिना वापस किए, विदाउट रिप्लेसमेंट के। 2 गेंदें चुनने पर सैंपल स्पेस की संख्या लिखनी है हमें। तो इसमें सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो बैग है, बैग में देखिए 3 आपकी वाइट हैं, एक जैसी कहा है, ये 3 है संख्या में और ये 1 है, तो टोटल गेंदें 4 हैं, लेकिन उनमें 3 तो एक सी ही हैं, यानी कलर की बात करें तो 2 हैं अलग अलग। चलिए हम आपने एक गेंद उठाई, मान लीजिए एक गेंद आपकी रेड आई, तो दूसरी फिर कौन सी आएगी जब आप उठाएंगे, तो कन्फर्म है अब तो वाइट ही आएगी, क्योंकि रेड एक ही है तो वो तोड़ गई होगी, तो एक केस ये बना, ठीक है। अब आगे आपने गेंद उठाई, मान लीजिए वाइट आई, और वाइट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि फिर वाइट आए, क्योंकि अब वाइट भी अवेलेबल है। तो पहले आप बना लीजिए कि वाइट आई पहली और दूसरी आई रेड, ठीक, 2 ही चुनना है। अब अगले केस में आपकी पहली गेंद वाइट आई तो दूसरी भी वाइट आ सकती है, क्योंकि ये केस बचा है। तो यहाँ पे आपके केस बनेंगे 3, ये ध्यान देंगे, यानी NS की वैल्यू होगी 3। अगर गेंद एक सी ना होती तो फिर केस ज़्यादा बनती। यहीं पे अगर गेंद W1 W2 W3 इस तरह होती, तो अगर ये ना कहता कि एक सी नहीं एक सी हैं, तो फिर हमें यहाँ W1 W2 W3 मानना होता, उस केस में फिर केस ज़्यादा बनते आपकी, फिर ये अलग अलग हो जाते RW1 RW2 RW3 इस तरह, लेकिन एक जैसी कहा इसलिए तीनों एक सी हैं, ये ध्यान देना है। 10वां, एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि उस पर टैल आता है तो उसे पुनः उछाला जाता है, और पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है, समष्टि बताइए। तो देखिए 2 कंडीशन लगाई हैं, एक पासा पहले उछाल रहे हैं, ठीक है, एक सिक्का उछाल रहे हैं पहले। 10वें में एक सिक्का उछाला है, हेड टेल आएगा इसमें, और सिक्का उछालने के बाद यदि हेड आता है तो पुनः फेंकना है। अगर सिक्का उछालने पर हेड आया तो पुनः आपको सिक्का फेंकना है, ठीक है, और अगर टेल आया तो पासा फेंकना है। तो बस इसके हिसाब से अब हमें चलना है। तो चलिए हमने सिक्का फेंका, मान लीजिए हेड आया, और हेड आने के बाद आपको पुनः फेंकना है, तो इस पुनः के बाद आपका टेल भी आ सकता है और दोबारा में हेड भी आ सकता है। तो ये केस हो गए 2, यानी सिक्का फेंकने पर पहले हेड आया तो फिर आप सिक्का ही फेंकेंगे, क्योंकि कंडीशन है, तो दोबारा में टी आ सकता है, और ऐसा भी होगा कि हेड आने के बाद आप फिर फेंकेंगे तो हेड भी आ सकता है, क्योंकि सिक्का है। तो ये 2 केस बनेंगे। उसके बाद अगर टेल आता है तो पासा फेंकना है, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो इस तरह से ये केस आपके बनेंगे 6 और 2 8, तो NS बराबर हो जाएगा 8, और ये केस बनेंगे। तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि घटना किस तरह हो रही हैं और एक्सपेरिमेंट किस तरह चल रहा है, तो आपको इस हिसाब से ही केस बनाने हैं। अब 11th में आते हैं। 11th में है, मान लीजिए बल्बों के, ये बल्ब हैं, बल्बों के एक ढेर में 3 बल्ब या दिशा निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, उसमें खराब या मतलब डिफेक्टेड है तो D लिख देते हैं, और ठीक है तो N लिख देते हैं।
इस परीक्षण का प्रतिदिश समष्टि बताओ। आपको 3 बल्ब चुनना है, कई बल्ब रखे हैं, ठीक है, कई बल्ब हैं जिनमें कुछ खराब भी हैं सही भी हैं, ठीक है, तो कितने भी मान सकते हैं आप, आपको पर्याप्त बल्ब हैं ये मान के चलना है। अब 3 बल्ब निकाले जा रहे हैं यहाँ से। 3 बल्ब निकालने पर क्या क्या वो हो सकते हैं ये हमें देखना है। बल्ब अलग अलग होंगे सब, ये मान के चलेंगे। तो आपने सैंपल स्पेस यहाँ बनाएंगे 3 बल्बों के लिए। तो आपने 3 बल्ब चुने, फिर उन्हें देखा, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों खराब रहे हों, ऐसा हो सकता है कि 2 सही रहे हों शुरू के और तीसरा खराब हो, और डी एंड डी ऐसे, और फिर एन डी डी, इस तरह 8 केस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी आप बना सकते हो, पहले 2 के लिए बना लेंगे, फिर उसमें एक बार एन लगा देंगे, एक बार डी लगा देंगे, ये भी किया जा सकता है। जैसे 2 हम चुनेंगे तो देखिए 2 के केस बनेंगे अभी, फिर 3 के लिए आप डबल करके लिख सकते हैं इन्हें। 2 चुनने में देखिए दोनों डी हो सकते हैं, दोनों एन हो सकते हैं, डी एन हो सकते हैं, और एन डी हो सकता है। अब इसी को हम 2 बार लिखेंगे, एक बार सबके आगे डी लगा देंगे, एक बार सबके आगे एन लगा देंगे, तो ये 8 बन जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ आधे बना दूँ, डी लगाऊंगा तो देखिए ये शुरू के 4 मिल जाएंगे ये। अब सभी के आगे एन लगा देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, ये जो लिखे हैं आपके। अब आते हैं 11th हो गया, 12th में आते हैं। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परमाणु चित है तो पासा फेंका जाता है। चलिए यहाँ भी सिक्का उछाल रहे हैं 12th में। सिक्का उछालने के बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और यदि हेड आता है तो पासा फेंक रहे हैं। अगर ये आएगा तो पासा फेंकना है, और अगर टेल आता है, यदि पासे पर एक सिक्का उछाला गया, परिणाम चित हो तो पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। चलिए तो इसी को पुनः फेंक रहे हैं, ये टेल वाली कहानी इसने नहीं ली है, तो इसको हमें यहाँ हटा देना होगा। और अगर कह रहा हेड आता है पासे पर, और मतलब पहले सिक्का फेंकने पर हेड आया तो आप पासा फेंकेंगे, और पासा फेंकने पर यदि सम संख्या आती है तो फिर आपको पुनः पासा फेंकना है। ये अब इस हिसाब से हमें चलना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें कह रहा सिक्का उछालने पर यदि हेड आ रहा तो पासा फेंकना है। तो सबसे पहला केस तो इसमें यही बना लीजिए कि आपने मान लीजिए सिक्का फेंका और टेल आया, और टेल आया अगर तो हमें रुक जाना है यहीं पे, क्योंकि पासा फिर नहीं फेंक सकते हैं, पासा फेंक सकते हैं सिर्फ हेड आने पर। तो एक केस ये रहेगा। अब हम फिर फेंकेंगे, एच आया तो एच आने के बाद आपको पासा फेंकना है। तो एच आने के बाद जब पासा फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, देखिए एच आने के बाद आपने पासा फेंका तो ये आएगा आपका H1 H2, और 2 नहीं पहले लेना है। देखिए फिर आगे कंडीशन क्या है, यदि सम संख्या आती है तो पुनः फेंकना है, तो हम पहले विषम वाले बनाएं और विषम वाले में हम रुक जाएंगे। तो H1 H3 और H5 ये केस हो सकते हैं, क्योंकि जब आप हेड आने पर पासा फेंकोगे तो पासे में कुछ भी 6 संख्याएं आ सकती हैं, H1 H2 H3, लेकिन हमें जब सम आए तो फिर फेंकना है, लेकिन विषम आएगा तो रुक जाना है। तो रुकने वाले भी ये 3 केस होंगे, ये विषम है साथ में सम में। अब मान लीजिए आगे बढ़ते हैं कि आपने यहाँ से फिर शुरू करिए कि हेड आने पर आपने पासा फेंका, और पासा फेंकने के बाद आपका 2 आया, और अगर 2 आया है तो आपको फिर से फेंकना है, और फिर से फेंकोगे तो फिर इसके कितने केस बनेंगे। अब यहाँ पे पूरे केस लेने होंगे आपको। देखिए तो H2 1 और H2 3 और H2 5, H2 1 H2 3 H2 2 और H2 2 2 3 2 4 H2 5 और H2 6, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए कितने हो गए। फिर इसके बाद बाकी सारे केस हमें लिखना है। तो ये देखिए ये लिखा है जो, ये तो 3 आपको शुरू में टेल आने पर रुक गए हैं, ये आपके देखिए ये विषम वाले केस हैं। अब आपने जब फेंकने पे मान लीजिए सम आया, तो सम आने के बाद आप फिर से फेंकोगे, तो सम आने के बाद आपके ये केस रहेंगे इतनी। देखिए एच के बाद आपका सम आया तो फिर पासा फेंकेंगे, 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ सकता है।
ठीक है। अब सम में आपका 4 भी आ सकता है तो 4 वाले भी 6 तक लिए जाएंगे, और 6 भी आ सकता है तो H6 1, और फिर इसके बाद H62 H63 ये सारे केस आएंगे, ठीक है। H61 H62 H63 और ये पूरे। तो मैं इसको और साफ बना देता हूँ, देखिए पूरा फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सिक्का फेंकना है पहले, और परिणाम अगर क्या है, हेड, परिणाम अगर चित है तो पांसा फेंका जाता है, ठीक है। और यदि पांसे पर सम संख्या है तो पुनः फेंकना है। तो हेड आने पर आपको पांसा, और पांसे में अगर सम आया है तो फिर फेंकना है, विषम आया है तो नहीं फेंकना है, और टेल आया है तो रुक जाना है क्योंकि ये अपने आप माना जाएगा। तो पहला केस हमने लिया था कि टेल आया, ठीक। अब दूसरा केस है हेड आया, तो हेड आने पे आप पासा फेंकेंगे। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। लेकिन हमें जो कह रहा है वो कि हेड आने पर यदि पांसे पर एक सम संख्या है तो पुनः फेंकना है। तो हम पहले विषम वाले फेंक लेंगे, H1 H3 और H5, H1 H3 H5। ये विषम आएगा तो रुक जाएंगे, तो रुकने वाले केस हम पहले डील करेंगे। ये 4 केस हो गए, मतलब हेड आने पर आपने फिर पांसा फेंका है तो 1 आएगा तो रुक जाएंगे, 3 में 5 में। और मान लीजिए आपका हेड के याद आपने पांसा फेंका और 2 आया, तो 2 आने के बाद आपको फिर पांसा फेंकना है। तो H21 H22 H23 H24 H25 और H26 ये हो गए। अब 4 भी आ सकता है सम में, तो H41 H42 H43 H44 और H45 H46, ठीक है। अब सम में आपका 6 भी आ सकता है, तो H61 H62 H63 तो ये 6 रहेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल केस आएंगे आपके 22 यहाँ पे। ये H61 H62 ये मैंने लिखी नहीं है। हम्म, 13 देखिए, आपको सभी संभव केस सोचने होते हैं, ठीक है ना। एक कागज की 4 पर्चियों पर संख्या 1 2 3 4 लिखी है। इन पर्चियों को डिब्बे में रखकर भली भांति मिला दिया गया, ठीक है। एक डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद बिना प्रतिस्थापित किए निकालना है। इस परीक्षण का प्रदर्शित समष्टि लिखिए। यानी 4 पर्चियां आपको मिक्स करके दे दी हैं। ये मान लीजिए 4 पर्चियां हैं जिनमें 1 2 3 4 लिखा है, जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको मर्ज करके ढंग से एक एक पर्ची क्रम से उठाना, पहली पर्ची और फिर दूसरी, वापस नहीं रखना है। तो चलिए आपने एक पर्ची उठाई, मान लीजिए उसमें खोला आपने तो 1 आया, और दूसरी पर्ची में फिर क्या क्या आ सकता है भाई, दूसरी में एक केवल पर्चियाँ कितनी हैं आपके पास 4, और अगर 1 आ चुका है तो अब 1 तो ख़त्म है, अब बचे हैं 2 3 4, तो 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पांसा एक चिट्ठी उठाई, ये 21 हो गया, अब 2 आ सकता है, तो 2 1 2 2 सॉरी 2 2 नहीं आएगा, 2 3 और 2 4। इसके बाद 3 1 3 2 3 1 3 2 और 3 4। फिर इसके बाद 4 1 4 2 4 3। तो कितने केस बनेंगे, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 केस आएंगे। चौदहवां है, एक परीक्षण में एक पांसा फेंका जाता है। यदि पांसे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि पांसे पर संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। चलिए तो इसमें हम मैप बना लेते हैं पहले।
एक पांसा फेंक, यदि सम संख्या आती है तो सिक्का उछालना है। देखिए पहले पांसा फेंका, तो पांसा फेंकने पर अगर सम संख्या आ रही है तो सिक्का एक बार उछालना है, और अगर विषम संख्या आती है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं, सिक्का 2 बार। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे केस बनाने होंगे इस तरह। तो सबसे पहले तो पांसा फेंकेंगे तो पांसे में 6 अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर सम है संख्या तो एक बार आपको सिक्का उछालना है, विषम है तो 2 बार। तो चलिए ध्यान देंगे, अब पहले ये वाले केस बना लेते हैं, फिर ये। आपने पांसा फेंका, मान लीजिए 1 आया, 1 आने पर ये 1 कैसी संख्या है, विषम, तो अब आपको 2 बार सिक्का फेंकना है। तो 2 बार के 4 केस बनते हैं, तो 1HH, 1HT, 1TH और 1TT, ये केस सभी संभव केस हो गए 1 के साथ। ठीक है, अब मान लीजिए आपने फिर फेंका पांसा और 2 आया, क्रम से चलते चलेंगे, तो 2 क्या है, सम है, तो फिर हमें सिक्का एक बार उछालना है। तो 2 के बाद 2 आया पांसे में तो सिक्का उछालना है, तो 2 हेड और 2 टेल आएगा, यही 2 से ही बनेगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं, अब मान लीजिए 3 आई संख्या, तो सिक्का 2 बार उछालना है, 3 आई तो 3 में सिक्का 2 बार उछालेंगे, तो 3HH, 3HT, 3TH और 3TT, ये हो गया। अब 4 आएगा, अगर सम संख्या, अब 4 आएगा तो सम संख्या 4 हो गई, और सिक्का एक बार उछालना है, तो H, 4H और 4T। अब 5 आएगा तो फिर 2 बार, तो 5HH, 5HT, 5TH और 5TT। और अब आखिरी है आपका कि 6 आया, तो 6HH, ये 5 में क्या किया मैंने, विषम में 2 बार उछालना था। ठीक है, और अगर 6 आया है तो फिर हमें सिक्का एक बार फेंकना है, तो 6H और 6T, तो 1 2, और ये कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये केस बनेंगे आपके 18। ठीक है, अठारह केस रहेंगे। ठीक, अब आते हैं अगले पे। देखिए एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट आता है तो डिब्बे में से 2 लाल और, तो एक डिब्बे में जिसमें 2 लाल 3 काली गेंदें हैं, गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर हेड आता है तो एक पांसा फेंका जाता है। चलिए यहाँ भी 2 केस हैं। तो पहले सिक्का उछाला है, सिक्का उछालने पर आपका टेल आया और हेड आया, तो दोनों केस में बात हो रही है। अगर टेल आ रहा है तो एक बैग है जिसमें 2 लाल हैं और 3 काली गेंदें, 3 ब्लैक हैं। अब ये गेंदें अलग अलग हैं, तो बैग में हम मान के चलेंगे R1 R2, 2 गेंदें लाल हो जाएंगी, R1 R2, और B1 B2 B3, ये 3 लाल हो जाएंगी। इस अलग अलग हैं क्योंकि कुछ नहीं दिया हमें। और अगर हेड आ रहा है तो आपको पांसा फेंकना है, हेड आया अगर तब पांसा एक बार फेंकना है। तो देखिए टेल आने पर आपने गेंद निकाली, तो TR1, टी के साथ ये केस आएंगे, TR1 TR2 TB1 TB2 TB3, और हेड आया है तो पांसा फेंकना है, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो ये आएंगे आपके, ये केस बने पहले आपके 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगी और 6 ये हो जाएंगी। ठीक है, तो 11 केस बनेंगे। तो ये भी ध्यान देना है, यहाँ बस आपको कंडीशन समझ के सारे संभव केस लिखने हैं, बस ये ध्यान देना है। 16 में आते हैं। 16 में आपको इनफाइनाइट तक केस बनेंगे। देखिए जरा इसको समझते हैं। एक पांसे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक 6 प्रकट ना हो जाए, तो इसको फेंकते ही जाते हैं 6 प्रकट होने तक। ठीक है, तो पांसे को 6 प्रकट होने तक फेंका जाता है।
6 प्रकट होने तक फेंका जाता है। तो चलिए आपने अब सैंपल स्पेस लिखते हैं। आपने मान लीजिए 5 फेंका और 6 आ गया तो रुक जाएंगे, और अब 6 आ गया तो रुक जाएंगे। ठीक है, ये केस यहीं खत्म हो गया, एक केस गिना जाएगा इसे। अब मान लीजिए आपने 5 लिया और 1 आया, ठीक है, 5 फेंकने पर 1 आया, तो 1 के बाद आप 6 होने तो 1 के बाद आपका ऐसा भी हो सकता है कि 6 आ गया हो तो आप रुक जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह 2 के बाद 6 आया हो तो रुक जाएंगे, और 3 आया हो और फिर 6 आ गया हो, ये 2 वाले केस बनाएंगे ना, 2 घटना वाले। फिर 4 के बाद 6 आ सकता है, 5 के बाद 6 आ सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अब 6 वाला केस नहीं बनेगा, तो 6 आने पे ही हमें रुकना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एक वाले हो गए। अब 2 में देखिए, ये आपका एक एक का मतलब, एक ये पूरा एक गिना जाएगा, एक ये गिना जाएगा, जो पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से संख्या हमें लेनी है। ये केस इतने हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि 1 आया हो और फिर आपने फेंका, क्योंकि 6 आने तक फेंकना है, तो 1 आया, तो उसके बाद 6 आ गया तो रुक जाएंगे। फिर 1 आया, 2 आया और 6 आएगा तो रुक जाएंगे। तो इसमें केस बनते ही जाएंगे इस तरह। तो इसमें पर्याप्त केस होंगे, तो कुछ बना के आपको सिमेट्री देखना है, डॉट डॉट लगा के लिख देंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको कुछ ना कुछ क्लू होगा जिससे आप संख्या आसानी से गिन सकेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है। एक पांसा फेंका जाता है। मान लीजिए घटना ई पांसे पर 4 संख्या दर्शाता है, घटना एफ पांसे पर सम संख्या दर्शाता है। तो क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं? तो परस्पर अपवर्जी देखना। देखिए 2 घटनाएं हैं, तो एक है आपकी ई घटना और एक है आपकी एफ घटना। तो इनकी ज़रा संख्या लिखते हैं पहले हम। तो पांसे पर 4 आना दर्शा रहा है ये, तो 4 आएगा जब, तो ये 4 होगा ऐसे। और एफ है पांसे पर सम संख्या, तो सम संख्या में क्या क्या आ सकता है? 2, 4 और 6। तो अपवर्जी तब होती हैं जब इनमें कोई भी भाग कॉमन ना हो। तो यहाँ पे कॉमन है आपका 4, इसलिए अपवर्जी नहीं होगी, ठीक है। इसमें ये सम संख्या दर्शाना है और ये है, सॉरी, ये 4 दर्शा रहा है, ये सम संख्या, तो 4 दोनों में है, ठीक। चलिए आगे। एक पांसा फेंका जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करो। अच्छी बात है। तो देखिए दूसरा, पांसा फेंकने पर टोटल केस बनते हैं 6। पहला केस है संख्या 7 से कम हो। तो संख्या 7 से कम में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और सैंपल स्पेस भी इनका लिखना है और फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है। इन्होंने यहाँ सैंपल स्पेस भर दिया है। तो 7 से कम संख्या आएगी एक पांसा फेंकने पर, तो क्या क्या आ सकती हैं? एक घटना को हम क्या लिखेंगे? फिर एक घटना को लिखा जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दूसरा पार्ट है 7 से बड़ी संख्या हो। तो 7 से बड़ी संख्याएं हमें एक भी नहीं मिलेंगी। पांसे में 6 तक होता है तो 5 हो जाएगा। तीसरा केस है 3 का गुणज हो, तो 3 के गुणज में 3 और 6 आ सकते हैं। और चौथा केस है 4 से कम हो, तो 1, 2, 3। और पांचवा केस है 6, 4 से बड़ी सम संख्या, तो 4 से बड़ी सम संख्या 6 बार हो पाएगी। और संख्या 3 से कम नहीं, तो 3 से कम नहीं लेना है, यानी 4 और 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो छठवें में हो जाएगा 3, 4, 5, 6। तीन, 4, ठीक है। इसमें भी आपको देखिए क्या देखना है। एक परीक्षण में पांसे के एक जोड़े को फेंकते हैं, ठीक है। 36 केस बनेंगे। उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। तो 8 से अधिक वाले केस क्या बनेंगे? देखिए 3, 6, 6, 3 भी होगा, आगे लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। 8 से अधिक योग आना, 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4, ठीक। ये रहा 6, 3। तो ये कितने केस बनेंगे? एक एक टोटल केस आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह बी है दोनों पांसों पर संख्या 2 प्रकट होना। दोनों पांसों पर 2, दोनों पांसों पर संख्या 2
प्रकट होती है। तो बी में देखिए 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 इस तरह ये केस बनेंगे। तीसरा है प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज हो। ठीक है, प्रकट संख्याओं का योग 7 से कम हो और 3 का गुणज हो। तो 6 3 9, कम से कम 7 है, ठीक है, और 3 के गुणज हैं। तो कम से कम 7 में 7 वाला केस और उसके बाद उसके आगे के केस ही लिए जाएंगे। ठीक है, और 3 का गुणज हो तो 3 के गुणज में 9 से शुरू होगा। 6 3 3 6 5 4 4 5 12 भी आएगा। और कह रहा ए बी और बी और सी अपवर्जी हैं। तो देखिए ए और बी अपवर्जी क्यों हो गई हैं? क्योंकि इनमें कोई भी भाग देखिए 3 इनमें और इसमें कोई भी भाग कॉमन नहीं है। देखिए ए और बी में, यानी ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो अपवर्जी हो जाएंगी। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है तो ये भी अपवर्जी हो जाएंगी। अपवर्जी ही लिखना था, कोई भी भाग कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए बी और सी को देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 और इसमें ये है 3 6, तो 3 6 इसमें कहीं नहीं होगा देखिए। और 6 3 भी यहाँ कहीं नहीं होगा। 5 4 भी यहाँ कहीं नहीं है। तो यदि किन्हीं दो घटनाओं का कॉमन पार्ट यानी ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो प्रायिकताएं ऐसी हैं या दो सैंपल स्पेस में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो घटनाएं अपवर्जी होंगी। ठीक है, तो हमें पहले इनको बनाना है, फिर हमें अपवर्जी वाले युग्म ढूंढना है। तो यहाँ ए बी अपवर्जी है क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है कोई भी केस, और बी और सी में भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों अपवर्जी वाले पेयर हो जाएंगे। यानी अपवर्जी होने के लिए कोई भी पार्ट कॉमन ना हो। तीन सिक्कों को उछाला जाता है। मान लीजिए घटना 3 चित दिखने को ए, घटना 2 चित और 1 पट दिखने को बी और 3 पट दिखने को सी। घटना पहले सिक्के पर चित दिखने को डी से निरूपित किया गया है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, कौन सी सरल हैं और मिश्र हैं। ठीक है, हमें सभी चीज़ों के बारे में बताना है तीनों घटनाओं के लिए। चलिए, सरल घटना, अपवर्जी घटना और मिश्र घटना। तो चौथे में हमें ए बी सी डी को पहले हम डिफाइन करते हैं। वैसे 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो टोटल केस बनेंगे आपके 8। जो 8 होंगे मैं पहले उन्हें बना देता हूं। तो एक बार एच लगा देंगे सब में, तो ये एच लग गया। अब टी लगा देंगे सब में, तो ये हो गए आपके 8 केस। ठीक है, अब ये घटना है कि घटना 2 चित और 1 पट दिखना, तो एक ही केस हम देखिए बनाते हैं। अब हमें ऐसी चीज़ें लिखना है ये में जिसमें से आपके 2 हेड हों 1 टेल हो। 2 हेड और 1 टेल वाले देखिए, 2 हेड 1 टेल, तो एच एच टी। 2 हेड का एक केस और देखिए, 2 हेड हों जिसमें ये है टी एच एच, और 2 हेड हो और 1 टेल हो, ये हुआ। और कोई केस होगा एच टी एच, एक केस ये भी होगा। 2 हेड और 1 टेल, और भी केस संभव होंगे। बस 2 हेड वाले में आपके एक ये हुआ और एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक, ये केस बने 1 2 3। बी पे आते हैं। बी घटना क्या है? बी है 3 पट को दिखना, यानी 1 पट दिखने को घटना बी से, 2 चित और 1 पट दिखने को बी से तथा 3, सॉरी ये घटना ए में सिर्फ 2 टेल वाला भर है, तो 2 टेल वाले कितने केस होंगे ये देखना है हमें। तो देखिए ये दिया है ना, घटना ए है, घटना को 2 चित, यानी ए वाले में हमें ऐसे केस लेना है कि 2 हेड हों इसमें। तो 2 हेड वाले केस हमने ये तो ठीक लिए हैं, और यहाँ 2 हेड वाला कोई और हो तो देखिए, तो यही केस आएंगे। ठीक, चलिए आगे। और फिर अगला है 3 टेल, तो 3 टेल वाला एक ही केस है, तीनों में टेल हुआ। सी है 3,
ए है एक पट को देखना बी, बी है कि एक पट को देखना, ये बी है, सॉरी तीनों टी, ये सी आ दिया है टी, और बी है आपका एक ठो टैल आ जाए, ठीक है। एक टैल वाले कितने केस हैं देखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक टैल वाला एच एच टी और एच टी एच, और एक टैल वाला टी एच एच, और अब नहीं हो पाएंगे, ये 1 2 3 केस बने, और सी में है तीनों में टैल आए, ठीक। और डी है पहले सिक्के पर चित दिखने को डी से निरूपित किया गया। डी है कि पहले पर हेड रहा हो और बाद में कुछ भी हो, ठीक है। तो पहले पर हेड वाले केस देखिए कितने हैं, ये हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा। हमें पहले पर हेड हो बाद में कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये केस बनेंगे आपके 1 2 3 4, इसमें 4 होंगे, इसमें एक केस आया, यहाँ 3 आए और यहाँ भी 3 आए, ठीक है। अब हमें अपवर्जी वाले ढूंढना है, सरल ढूंढना है, मिश्र ढूंढना है। तो चलिए पहले हम अपवर्जी के आंसर चेक करते हैं। तो अपवर्जी में लिखा है ए और बी अपवर्जी हैं, तो देखते हैं ए और बी क्यों अपवर्जी हैं। ए में एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, और बी में इसका मतलब कोई भी पार्ट ए और बी में कॉमन नहीं होगा। टी एच एच, ठीक है, एच टी एच, और ए एंड सी, ए एंड सी में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक। बी एंड सी, ये बी है और ये सी है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। और सी एंड डी, तो सी है आपका ये और डी, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। और सरल घटना में कह रहा है ए और सी सरल हैं, तो ए और सी सरल घटनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करना है, इसमें सही बनाएंगे। इसमें एक आधा आंसर हो सकता है गलत भी लिखे हों, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए मैं पहले 3 सिक्कों के पूरे केस बना लेता हूं। ये 4 होते हैं, इन्हीं को फिर से लिख लेते हैं। अब एच लगा देंगे सबके आगे, ये एच हो गया, और सबके आगे टी लगा देंगे। ठीक, ये 8 केस बन गए। चलिए अब इसमें कह रहा है 2 घटना, इसी में हमें बताना है ये चीज़ें इतनी, ठीक है। ये जो 8 केस हैं, इन्हीं 8 केसों में 3 सिक्के उछालने के बाद हमें चीज़ें छांटनी हैं कि कौन सा केस क्या होगा, ठीक है। तो पहला है कि 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हों। तो अपवर्जी में लिख रहा है पहले में न्यूनतम 2 पट प्राप्त होना और न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना, ठीक है। मैं ज़रा इनको बना के देखता हूँ। न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 टैल, तो 2 टैल प्लस 3 टैल वाले केस आएंगे। तो देखिए क्या क्या बनेगा इसमें, इनको ए भी मान लेता हूँ मैं दोनों को। तो 2 टैल वाले केस और तीनों टैल वाले, तो एक तो ये आ गया, और 2 टैल के केस देखिए कौन कौन है, 1 2 3, यानी एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच। 1 2 3 4 केस बनेंगे, ये 2 टैल वाले और तीनों, और इसमें तीनों टैल वाला भी शामिल है। और दूसरे में कह रहा न्यूनतम 2 हेड, तो 2 हेड में तीनों हेड वाला भी आ जाएगा। चलिए ये होगा। और 2 हेड वाले केस कौन कौन से हैं, एच एच टी, एच टी एच, और 2 हेड और कहाँ पे है आपका टी एच एच। ये 2 हेड वाले केस, ये भी 4 हैं। तो ये जो 2 घटनाएं हैं बिल्कुल हमने आधी आधी बांटी, इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये परस्पर अपवर्जी हैं। इन जनरल हमने उन्हीं में से हमें बताना है कि ये हैं कि नहीं। तो अगर मैं 4 एक घटना में ये ले लूँ 4 और एक घटना में ये ले लूँ 4, तो ये कन्फर्म है कि ये घटना अपवर्जी होगी। और इसमें हम इसको क्या कहेंगे, टी टी या एच टी टी, इसको हम कहेंगे न्यूनतम 2 टैल। तो ये इसको लिखा गया है कि न्यूनतम 2 टैल वाली एक घटना ले लीजिए और एक न्यूनतम 2 हेड वाली घटना ले लीजिए। यानी ये सैंपल स्पेस में अगर हम लेते हैं तो दोनों में ये, और हमें लिखना यहीं से होगा, जो ऐसे यहीं से तो घटनाएं आपको बनानी है अलग अलग उपसमुच्चय से। तो इस तरह की 2 घटनाएं ले लेंगे तो ये अपवर्जी हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। चलिए
दूसरे में पूछ रहा है 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। अपवर्जी के लिए पहले देखते हैं, तो 3 घटनाओं के जिक्र देखिए क्या कर रहा है यहाँ। कोई पट ना होना, 1 पट होना और न्यूनतम 2 पट होना। तो देखिए ये 3 घटना। पहली है कोई पट प्राप्त ना होना, यानी कोई भी टैल ना हो। तो कोई भी टैल ना हो, ये वाले केस कितने हैं देखिए, ये एच 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 है तीनों में, और बाकी में तो टैल हमें कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है, तो कोई टैल ना होना यानी तीनों हेड वाला आएगा। दूसरी घटना ली है बी में लिखा तथ्य था 1 पट प्राप्त होना। तो 1 टैल वाले केस कौन कौन से होंगे, एच एच टी, एच टी एच, 1 टैल वाले टी एच एच, और ये केस आएंगे आपके 1 2 3। अब आते हैं सी पर। सी में है आपका न्यूनतम 2 पट प्राप्त होना। तो न्यूनतम 2 पट में आपके तीनों पट भी चलेंगे। तो न्यूनतम 2 पट प्राप्त होना, तो तीनों टैल वाला भी आएगा, और एच टी टी ये वाला केस है, और टी एच टी और टी टी एच, ये तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। देखिए इसी से तो हमने बनाई है पूरी, ये एक ये है, और 4 और 4 4 8, इन्हीं में से हमने ये 3 घटनाएं इस तरह निकाली हैं। इनके नाम हम यही देंगे, यानी तीनों में जब एच होगा तो इस घटना को कहा जाएगा कि एक भी टैल ना हो। और ये है आपका न्यूनतम, सॉरी ये है आपके कि 2 1 पट प्राप्त होना, और ये था न्यूनतम 2 पट प्राप्त होना। ठीक है, 1 पट वाले केस ये थे 3। तो देखिए ये इनमें तीनों में कोई भी अभिनिष्ट नहीं है, तो ये तीनों अपवर्जी हो जाएंगी। और निशेष के लिए हमें क्या करना होता है कि निशेष में अगर हम सभी का फिर से यूनियन ले लें तो पूरा आपका जो सैंपल स्पेस है वो आ जाना चाहिए, तो वो भी आ जाएगा यहाँ। यानी निशेष की कंडीशन है आपकी कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आ जाएगा एस के, जो सैंपल स्पेस था, तो ये निशेष हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे में 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं। तो इसमें उन्होंने लिया अधिकतम 2 टैल और तथ्यता 2 टैल। ठीक है, ये हेड, सॉरी हेड मतलब हेड है, अधिकतम 2 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, न्यूनतम 2 हेड में तीनों हेड वाला भी आ जाएगा, और ठीक 2 हेड वाला। इन दोनों में कह रहा ये घटनाएं अपवर्जी नहीं होंगी, क्योंकि कुछ कॉमन आ रहा होगा। देखिए देख लेते हैं, अधिकतम 2 हेड और ठीक 2 हेड, ये हमें देखना है। अधिकतम 2 हेड और ठीक 2 हेड। अधिकतम 2 हेड और ठीक 2 हेड। तो ठीक 2 हेड वाले जो केस हैं वो तो आपका एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, और ये 3 ही आएंगे। ठीक, और ठीक 2 हेड वाले ये हो गए। अब है अधिकतम 2 हेड, तो 2 से ज़्यादा हेड ना हो। ठीक है, तो 2 हेड वाले तो आ ही जाएंगे, और 1 हेड वाला भी आ जाएगा, और तीनों टैल वाला भी आ जाएगा। तो इसमें हमें लिखना है कि ये कोई भी घटना, ये घटना आपकी कॉमन इसलिए हो जाएगा। देखिए ठीक 2 हेड में ये आया। अब हम लिखेंगे अधिकतम 2 हेड। तो इसके केस जब लिखने जाएंगे तो अधिकतम 2 हेड में हमें क्या क्या लेना होगा, 2 हेड लेंगे प्लस 1 हेड और प्लस 0 हेड। तो देखिए कितने आ जाएंगे 8 में से। पहले मैं 8 लिख लेता हूँ। तो एच 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 और ये एच, और फिर यहाँ पे आपको टी लगाना है। अब हमें ढूंढना था 2 हेड वाले। तो 2 हेड वाले हैं आपके, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, 2 हेड वाले। ठीक है, और फिर गिनना है 1 हेड वाला। तो 1 हेड वाला एक ये है, एक ये है, और एक 0 हेड वाला भी लेना है, तो ये है। ठीक है, तो इसमें आपके आ जाएंगे 7, ये 7 आ जाएंगे, इसमें 7 केस आएंगे। ठीक है, ये वाले में। और 2 एच वाले केस में और इसमें ऑब्वियस सी बात है दोनों में कॉमन पार्ट है। अगर हम कॉमन की बात करें, देखिए इसमें तो क्या क्या कॉमन है, एच एच टी यहाँ है और एच एच टी यहाँ भी है। देखिए ये, तो इनके कॉमन हो जाने से ये घटनाएं अपवर्जी नहीं होंगी।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आके आपके नेक्स्ट टर्न पे होंगे। थैंक यू।